हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण बनने वाले करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से करते हैं। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को अपनी नजरों से हटाएंगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें तो ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। इसी मोटिवेशन कोट के साथ चलते हैं क्लास की तरफ। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन को देखें। रामविलास शर्मा, गोपाल दास सिंह, भुवनेश कुमार, रामेश्वर कलाला। तो कौन बने हैं? ये भुवनेश कुमार हैं जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार, जिन्हें हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 2009 में योजना आयोग के द्वारा। इसे 2016 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नंदन नीलेकणी थे। आधार अंक एक 12 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक बायोमेट्रिक नंबर होता है और यह भारत के नागरिकों के लिए पहचान और निवास का प्रमाण होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन को देखें। बहादुर सिंह सागू, संदीप मेहता, भुवनेश कुमार, रामेश्वर कलाला। तो किसे बनाया गया है? ये बहादुर सिंह सागू हैं जिसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को बनाया गया है। उपाध्यक्ष कौन है? तो अंजू बाबी जॉर्ज हैं। सचिव अभी नवनियुक्त हैं संदीप मेहता। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो होता है एएफआई, भारत में एथलेटिक्स का प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन को देखें। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, अमित शाह। तो किसके द्वारा किया गया था? ये अमित शाह अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत को ऐतिहासिक स्तर पर यादगार बनाना। गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अनूठे और आधुनिक तरीके से चित्रित करने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म कौन सी फिल्म पुरस्कृत की गई है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, द यूनियन, प्लोडन, द ब्रूटलिस्ट। तो कौन सी फिल्म है? द ब्रूटलिस्ट है। डिटेल देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 22वें संस्करण में पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म द ब्रूटलिस्ट को चुना गया है और इसका निर्देशन किसने किया है? तो ब्रैंडी कार्बेट ने किया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जनवरी 1944 में दिया गया था, स्थान लॉस एंजल्स में। प्रदानकर्ता कौन है? तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA के द्वारा। और यदि भारतीय श्रेणी में देखें, प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान थे, जिन्हें फिल्म इस्लम डाग मिलेनियम के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इस तरह से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन-सावां स्थापना दिवस मनाया गया है? अभी हाल में ही DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और वो कौन सा स्थापना दिवस है? 65वां, 67वां, 59वां, 71वां। तो कौन सा है? ये 67वां स्थापना दिवस है। डिटेल देख लेते हैं।
1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत है। आदर्श वाक्य क्या है? बलस मूलम विज्ञानम। मात्र एजेंसी कौन सी है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य क्या है? भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? अभी हाल में ही 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है और उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 1, 3, 4, 7। तो कितने लोगों को? 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे किसे सम्मानित किया गया है? 4 लोगों को। गुकेश डी शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर शूटिंग के क्षेत्र में हैं। इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा 34 लोगों को अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 17 पैरा एथलेटिक्स हैं और 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है, 5 कोचों को, जिसमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो पहला पुरस्कार 1991-92 में दिया गया था किसे? विश्वनाथन आनंद को। उसके बाद वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नामकरण कर दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। निशानेबाज में अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने थे, जबकि महिला वर्ग में देखें तो कर्णम मल्लेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने पहली भारतीय महिला थी। तो ये सारे के फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। पुरस्कार राशि के तौर में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिक 2006 में इसका गठन हुआ था 4 देशों के साथ। 2010 में साउथ अफ्रीका के आने के बाद यह समूह क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। अभी हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन में देखें वियतनाम, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। तो वो कौन सा देश बना है? द्वीपों का देश इंडोनेशिया बना है। कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था के दौरान मौजूदा सदस्यों द्वारा इंडोनेशिया के सदस्यता को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। शुरुआत इसकी 2006 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ था और अभी 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पोल नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है? भारत पोल नामक पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, अमित शाह। तो वो कौन है? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके द्वारा भारत पोल नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी द्वारा नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज में देश में भारत पोल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनिज्म क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और आपराधिक जांच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से भारत पोल की शुरुआत की गई है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो का नया प्रमुख बनाया गया है? एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एन रामास्वामी, एम नटराजन, वी नारायण या टी रेवनात्री? तो किसे? ये वी नारायण को अभी इसरो का नया चीफ बनाया गया है। और किसके स्थान पर? एस सोमनाथ। अभी वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ है, उनके स्थान पर वी नारायण को इसरो का नया चीफ बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नारायण 14 जनवरी 2025 को मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान ग्रहण करेंगे। इस नियुक्ति से पहले श्री नारायण GSLV मार्क 3, चंद्रयान मिशन, स्पाडेक्स जैसी परियोजनाओं में भारत का कुशल नेतृत्व किया है। वर्तमान में बात करें तो वी नारायण स्वामी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। यदि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलोर में। उद्देश्य किस उद्देश्य से? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। तो कौन सा दिन है? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में 9 जनवरी 2025 को पूरे भारत में 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। स्थान कहां पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। शुरुआत इसकी 2003 से हुई थी। कारण इसका क्या था 9 जनवरी चुने जाने का? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी का दिन चुना गया था। उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना। थीम इसकी थी डियास्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए 23 देशों के 27 लोगों को चुना गया है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी 2024 ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका खिताब किसने जीता है? केरल ने, बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम। तो कौन सी टीम है? ये बंगाल की टीम है जिसने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। डिटेल देख लेते हैं। विजेता टीम कौन सी रही है? पश्चिम बंगाल रही है। उप विजेता टीम केरल रही है। ये कौन सा संस्करण था? तो 78वां संस्करण था। आयोजन स्थान इसका फाइनल GMC बालियोगी स्टेडियम में हुआ था। पुरस्कार राशि के तौर पर विजेता टीम को 5 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। यदि संतोष ट्रॉफी की स्थापना की बात करें तो 1941 में हुई थी और यह पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू करने की घोषणा की है? पार्थ योजना किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा? ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू करने की घोषणा की है। पार्थ योजना की डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु पार्थ का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पार्थ योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके तहत युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें उन्हें शारीरिक फिटनेस और मानसिक लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। पार्थ योजना किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? CRPF के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? आलोक कुमार, वितुल कुमार, आलोक राव, सुभाष गुप्ता। तो कौन है? वितुल कुमार। ये हैं वितुल कुमार जिन्हें CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है।
डिटेल देख लेते हैं। यूपी कैडर 1993 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बितुल कुमार, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। बितुल कुमार इस पद पर अनीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे। अभी वर्तमान में कौन थे? अनीश दयाल सिंह थे, जिनका स्थान बितुल कुमार ले रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले बितुल सीआरपीएफ में विशेष महानिर्देशक के रूप में कार्यरत थे। 26 जनवरी 2021 में इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। सीआरपीएफ की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। स्थापना इसकी 27 जुलाई 1939 में हुई थी और यह किस उद्देश्य से? देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह सीआरपीएफ का प्रमुख कार्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी थी? पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी गई है? ऑप्शन में देखें, इंदौर, मुंबई, विशाखापट्टनम, प्रयागराज। तो कौन सा स्थान है? यह विशाखापट्टनम है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग निगम द्वारा और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? कुंभवाणी चैनल, अभी हाल में ही महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। किस स्थान पर किया जा रहा है? यह प्रयागराज में किया जा रहा है और प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। चैनल का नाम क्या दिया गया है? FM 103M मेगाहर्ट्ज नाम दिया गया है। प्रसारण इसका 10 जनवरी 2025 से शुरुआत कर दिया गया है, 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसका प्रसारण समय क्या है? सुबह 5:55 से लेकर रात 10:05 तक यह प्रसारित होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? किस स्थान पर? जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। यह पुल जम्मू कश्मीर से उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। यह पुल अंजी नदी पर बना हुआ है। अंजी नदी चेनाब की सहायक नदी है। पुल की लंबाई कितनी है? 725 मीटर है, ऊंचाई 331 मीटर है और यह 96 केबल के सपोर्ट से बना हुआ है। इसमें 96 केबल का सपोर्ट दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के लोकपाल ने किस दिन लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल ने पहला लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। वो कौन सा दिन है? 15 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी, 20 जनवरी। तो ये 16 जनवरी को लोकपाल द्वारा लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का ऐलान किया है, घोषणा किया है। पहला लोकपाल दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इसी वर्ष पहला लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था 16 जनवरी को, और इसी 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाना निश्चित हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा लोकपाल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या निर्धारित की गई है? कितनी जीडीपी विकास दर निर्धारित की गई है? 5.4%, 6.4%, 7.4% या
6.4%। तो कितनी निर्धारित की गई है? 6.4%। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान रखा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ की बात करें तो 2 मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश का कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? कौन सा रेलवे स्टेशन है? नोएडा, आनंद विहार, गुड़गांव, लखनऊ। तो कौन सा है? ये आनंद विहार, जो नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है। डिटेल देख लेते हैं। नमो भारत ट्रेन कनेक्टिविटी ये नीली और गुलाबी मेट्रो लाइनों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों से जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान पर किया गया है? रामेश्वरम, चेन्नई, कन्याकुमारी, पुरी। तो कहां पर? ये रामेश्वरम में किया गया है कांच का पहला पुल का उद्घाटन। और ये कहां पे बना है? डिटेल देख लेते हैं। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया था। पर्यटकों को कन्याकुमारी बोट जेटी से विवेकानंद स्मारक और फिर तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक जाने के लिए नौका सेवा पर निर्भर रहना पड़ता था। अभी इस पुल के बनने के बाद कांच के पुल के उद्घाटन के साथ आगंतुकों को अब 2 स्मारकों के बीच आराम से टहला जा सकता है, उसका नजारा लिया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या रखी गई है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें भारत का क्या स्थिति है? 50वां, 46वां, 80वां या 82वां? तो कौन से स्थान पर है? 85वें स्थान पर है। डिटेल देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की ताजा रैंकिंग क्या है? 85वां। भारत की रैंकिंग 2024 में 80वें स्थान पर थे। और इस सूची में भारत की स्थिति इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ एक जैसी है। भारत के पासपोर्ट धारक 57 देशों में वीजा यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो पासपोर्ट धारकों की वीजा फ्री एंट्री के पैमाने पर देशों की रैंकिंग तय करता है। यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से प्राप्त डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है। अभी हाल में ही रिपोर्ट जारी की है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह के करंट अफेयर की हमारी नियमित क्लास होती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।